हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी एक बार फिर आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज आप लोग इस स्लाइड को देख कर समझ गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 7 का पार्ट 15, जिसका नाम है नीलकंठ, जिसे लिखने वाली होती है हमारी महादेवी वर्मा जी। तो हम लोग बिना किसी रुकावट के हम लोग हमारी क्लास को यहाँ स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा जी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो महादेवी जी के बारे में, महादेवी जी देवी जी जो थी ना, वो उनकी एक पंक्तियां मुझे याद है। उन्होंने लिखी थी कि तुम मेरे हिस्से आते कैसे, तुम मेरे हिस्से आते कैसे, तुम प्रेम हो और मैं विरह। ठीक है। तो ये बहुत सुंदर सुंदर ये कविताएं, इन्होंने पंक्तियां भी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं। इन्हें विरह अपना श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार की अ, मीराबाई कहा गया है। इसे आधुनिक महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा गया है। मीराबाई की उपाधि दी गई है। और साथ ही साथ ये जितने भी इन्होंने कविताएं या कहानियां लिखी, इनमें वियोग रस वियोग रस की प्रधानता रही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी, जिनका जन्म होता है 26 मार्च 1907 फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 11 सितंबर 1987 में। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक कहानी है जो कि इन्होंने लिखी थी, नीलकंठ। और इसमें इन्होंने एक मोर के बारे में बताया है, मोर और मोरनी के बारे में, जिसका नाम नीलकंठ था। मोरनी का नाम राधा था। कितना वो दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से। फिर वो कैसे उनके जीवन में आए, किस तरीके से उनके घर में रहे, और किस तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है। महादेवी वर्मा जी को जानवरों से बहुत अधिक प्यार था। उन्होंने एक चैप्टर लिखा था खरगोश के ऊपर, गिल्लू नाम था, जिसे वो गिलहरी के ऊपर एक कहानी लिखी है जिसका नाम है गिल्लू। इनके पास बहुत सारे जानवर भी थे, उनको ये बहुत प्यार करती थी, उनका नाम भी इन्होंने रखा था। जैसे इनके पास एक बिल्ली थी जिसका नाम चित्रा था। खरगोश अपना गिलहरी था जिसका नाम गिल्लू था। गाय थी जिसका नाम गौरी था। और कुत्ता था जिसका नाम कजली। और जो इस चैप्टर में एक और मोरनी है जिसका नाम है कुब्जा। ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 सुबह 8 बजे होता है फारुखाबाद में। और इनके परिवार में कुछ नहीं तो लगभग 200 वर्षों या फिर एक 7 पीढ़ियों के बाद इनके परिवार में पहली पुत्री का जन्म हुआ था। अतः इनके पिताजी जो थे, इनके बाबा बाके बिहारी जी, उन इतने खुशी से झूम उठे कि उनके घर में एक समय के बाद देवी आई है, कन्या का जन्म हुआ है। और उसी की वजह से, क्योंकि वो लोग अपने घर में महादेवी की पूजा करते थे और एक पुत्री का जन्म हो जाता है, तो उन्होंने इन उस बालिका का नाम, उस छोटी सी बच्ची का नाम महादेवी रख दिया। और उसने भी यही कहा कि हमारे घर में देवी आई है, हमारी कुल देवी आई है, महादेवी जी आई हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का नाम महादेवी रख दिया। अब इनके पिता का नाम था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि भागलपुर के कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम था हेम रानी देवी जी। हेम रानी जी बहुत ज्यादा ही धर्मपरायण स्त्री थी, कर्म निष्ठ थी, भावुक थी और शाकाहारी महिला थी। ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी। इनके विवाह के समय अप, अपने विवाह के समय अपने साथ सिंहासन सिन भगवान की मूर्ति भी लाई थी। वे प्रतिदिन कई घंटों तक पूजा पाठ करती, रामायण पढ़ती, गीता पढ़ती, विनय पत्रिका पारायण करती थी। और संगीत में भी उन्हें बहुत अधिक रुचि थी। किसे? महादेवी वर्मा जी की जो माता जी थी उनको। और उनका नाम क्या था? हेम रानी देवी।
अब इनके बिल्कुल विपरीत इनके पिता थे गोविंद प्रसाद वर्मा, जो सुंदर विद्वान और संगीत प्रेमी थे, नास्तिक थे, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, शिकार करने और घूमने के शौकीन थे, मांसाहारी थे, लेकिन हंसमुख व्यक्ति थे। अब महादेवी वर्मा जी ने मानस बंधुओं में सुमित्रा नंदन पंत और निराला का नाम लिया जाता है, जो उनके जीवन पर्यंत राखी उन्हें वो बांधती थी। सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की ये मुंह बोली बहन थी और बचपन से उन्हें वो राखी बांधती थी। निराला जी उनकी अत्यधिक निकटता थी निराला जी की, और वो पुष्ट कलाइयों में महादेवी जी लगभग 40 वर्षों तक उन्हें राखी बांधती रही। अब महादेवी वर्मा जी के पति जो थे उनका नाम था वसंत कुमार वर्मा, और उनका विवाह कम उम्र में हुआ। लेकिन महादेवी वर्मा जी का पारंपरिक जो विवाह का जो जीवन था, उन्होंने अनुसरण नहीं किया। कहा जाता है कि उन्हें उनके पति ने उन्हें त्याग दिया था, छोड़ दिया था। बताओ, जो स्त्री अपने परिवार में एक जन्मों के बाद पैदा होती है, जिसका जो जब वो पैदा होती हैं तो उनका जन्म काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और अपने कुल देवी के नाम पर ही उनका नाम भी रख दिया जाता है। अब इसके बाद महादेवी वर्मा जी ने अपने विचारों और साहित्य के प्रति वो क्या थी, समर्पित थी। उन्होंने अपना जीवन साहित्य, आध्यात्म, और ऐसी स्त्री को वो छोड़ देते हैं उनके हस्बैंड, है ना। तो और इनका विवाह भी जो था वो काफी कम उम्र में हुआ था। तो इनको जब उन्होंने छोड़ दिया, तब क्या हुआ, अभी उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे जीवन में बहुत दुख उदास भी रहने लगी, किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। तब उन्होंने अपने जीवन साहित्य और आध्यात्म का और रचनात्मकता को अपना जीवन क्या किया, समर्पित कर दिया। और इन्हें छायावाद का प्रमुख स्तंभ ये बन चुके हैं। छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं, जिनमें से एक एक होती है हमारी कौन, महादेवी वर्मा जी, ठीक है। और बाकी होते हैं अ, देखो, एक होती है हमारी महादेवी वर्मा जी, ठीक है। फिर होते हैं हमारे निराला जी, जिनकी ये मुंह बोली बहन थी। फिर होते हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। और चौथे नंबर पे आते हैं राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। ये हमारे नहीं नहीं, राम कुमार वर्मा नहीं थे, ये थे हमारे, एक मिनट, चौथे पर होते हैं हमारे प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये चार हमारे होते हैं कौन, छायावाद के स्तंभ माने गए। अब इनको आधुनिक युग की मीराबाई कहा गया है, ठीक है। ये इन्हें उपाधि मिलती है महादेवी वर्मा जी को, आधुनिक युग की मीराबाई कहा गया है। और इनकी रचनाओं में वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति बहुत अधिक मिलती है, जिसमें भावनाओं की गहराई और आत्मा की जो पीड़ा है, उसको इन्होंने अपनी कविताओं में बहुत ही खूबसूरती से बताया है। महादेवी वर्मा जी की जो काव्य संग्रह है, उनमें जो कविताएं हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं, और ये छायावाद युग की प्रमुख कृतियां मानी जाती हैं। इनके कविताओं के माध्यम से वियोग, करुणा, आध्यात्मिक भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और इनमें से अगर देखा जाए तो ये तीनों है ना, फर्स्ट थ्री, ये आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब श्रीमती महादेवी वर्मा जी का काव्य संकलन भी प्रकाशित है, और इस संकलन में जैसे आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा, यामा के लिए इनको प्राइज भी दिया गया है, वो भी आपको मैं बताऊंगी।
गीत पर्व, दीप गीत स्मारिका, नीलांबरा, आधुनिक कवि महादेवी आदि। इनकी रेखा चित्र होती है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्मरण है इनके पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण, चुने हुए भाषणों का संकलन, संभाषण, निबंध श्रृंखला की कड़ियां। ये लास्ट ईयर आपका जो केवीएस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें आया था। विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था और निबंध, संकल्पिता, ललित निबंध, शनदा। फिर इनकी कहानियां, गिल्लू जो कि एक गिलहरी के ऊपर है, जो काफी फेमस है, आप लोग के सिलेबस में भी है, 11th स्टैंडर्ड में है। और संस्मरण रेखा चित्र निबंधों का संग्रह, हिमालय। अन्य निबंध की संकल्पता, विविध संकल्प संकलनों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध उल्लेखनीय है। वे अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका चांद और साहित्यकार मासिक के भी संपादक रहे। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग के साहित्यकार संसद और रंगवाणी नाट्य संस्था की उन्होंने स्थापना की, और उन्हें प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी स्तरों पर उन्हें पुरस्कार भी दिए गए। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1943 1952 में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की वो मनोनीत की गई, वहां पे उन्हें अपॉइंट किया गया। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण अवार्ड की उन्हें उपाधि दी, पद्म भूषण भी दिया। 1971 में वो साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी। 1988 में मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि दी, और 1969 में उन्हें विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय, 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डी लिट की उपाधि की सम्मानित किया गया। फिर उन्हें नीरजा के लिए 1933 में सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया। 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक और यामा नामक काव्य संकलन में के लिए उन्हें सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। वे भारत की 50वें यशस्वी महिलाओं में शामिल है। और 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उन्हें अपने संस्मरण व चीनी भाई पर एक बंगला फिल्म का भी निर्माण किया है, जिसका नाम है नील आकाशे नीचे, आकाशे नीचे। 16 सितंबर 1991 में डाकतार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में ₹2 का एक युगल टिकट भी जारी किया है, और उस दिन अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर, अब देखो यहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। उस दिन क्या होता है, एक दिन की बात है, जब उनके घर में अतिथि आए थे, तो उनको स्टेशन पे पहुंचाकर, और उन्हें जानवरों से बड़ा लगाव था, तो वो एक दुकान पर पहुंच जाती हैं और उन्हें ड्राइवर से कहती है कि वहां पर लेके चलो, मुझे कुछ जानवरों को खरीदना है अपने घर के लिए। तो वहीं पर अभी दुकान पर वो पहुंची ही नहीं थी कि वहां पर बड़े मियाँ मिलते हैं, चिड़िया वाले, जो उनके दुकान के निकट पहुंचने से पहले ही उन्हें सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने के लिए संकेत देते हैं। मेरा कोई प्रश्न न करने से पहले उन्होंने ही कहना आरंभ कर दिया, सलाम गुरुजी। अब पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था, शंकरगढ़ के एक चिड़िया चिड़ी मार ने 2 मोर के बच्चों को पकड़कर लाया है, एक मोर है एक मोरनी है, आप पाल लें, मोर के पंजों की दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिरकार मैंने सीने में भी आखिर मेरे भी सीने में एक दिल है, मैं किसी कैसे मोर के बच्चों को मारने दे सकता हूँ। तो मैंने इन्हें बचा के रखा था, दोनों मासूम बच्चे हैं। आप टालने के लिए मतलब मना मत करिएगा, गुरुजी ने मंगवाए हैं, मैंने उनसे ऐसा कह दिया था, नहीं तो वो ले जाते, और आप खरीद लीजिए।
तो फिर बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाले थक कर जहां रोक दें वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने पर भी मैंने बीचों बीच रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? अब महादेव वर्मा जी पूछती हैं, अब वो बड़े मियाँ तो रुकने के लिए तैयार नहीं, अपनी सुध में बोले जा रहे थे। तभी महादेव वर्मा जी कहती हैं, मोर के बच्चे हैं कहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा कि आप आइए देखिए। तो उनकी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंचती, जहां तितरों के समान दो बच्चे थे, जंगली पक्षियों के समान दो बच्चे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में से किसी तरह जड़े चित्र जैसे वो दिख रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ ने भाषण मेल चली जा रही थी। अब मैं अभी महादेव वर्मा जी वो सब बच्चों को देख रही हैं कि क्या ये वाकई मोर के बच्चे हैं या फिर ऐसे ही ये बेवकूफ बना रहे हैं। तो लेकिन वो जो बड़े मियाँ थे वो बोले ही जा रहे थे, ईमान कसम गुरुजी चिड़ी मार ने मुझसे एक मोर के जोड़े के नकदी 30 रुपए दिए हैं। तो वो कहते हैं कि इसके तो उन्होंने मुझे 30 रुपए दिए हैं। 12 कहा, जरा सोच तो। अभी उनके इनमें मोर की तो कोई खासियत भी है, तू इतना बड़ा कीमत ही मांगने चला। अभी वो मोर बच्चे थे तो मोर के जैसे उनके पंख तो निकले नहीं थे, तो वो दिख भी नहीं रहे थे। वह पर वह पूंजी क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा सा पिंजरा कार में रख कर, तब मानो वह जाली के चौखटे पर चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी युवकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचकर सबने कहा कि अरे भाई तुम ये क्या ले आई, ये तो तीतर है। मोर कहकर तुमको इसने तो ठग लिया। बहुत बार उन्हें अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात से वो चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर की क्या सुर खाब के पर लगे हैं जो पक्षी ही है। अब चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर, उनका दरवाजा खोलकर, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां वो रख देती थी। फिर वो दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो यहाँ वहां गुम हो जाते, अब आजाद हो जाते थे। अब वो डर जाते थे कि अब हम कहाँ छिपे, तो जगह भी वो ढूंढने लगते थे। कभी टेबल के नीचे घुसते, कभी अलमारी के पीछे, और इसी लुका छिपी में थक कर वो उनकी रद्दी वाले जो कागज की जो टोकरी थी उसमें वो जाकर बड़े ही शान से वहां पर वो सो जाते, मानो जैसे वही उनका घर हो। 2-4 दिन इसी प्रकार यहाँ वहां छिपते फिरते वो, और रात में वही टोकरी की जो रद्दी की जो टोकरी थी उसी में जाके सो जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भाव घूमने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, फिर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर जो उनकी बिल्ली थी जिसका नाम क्या था, चित्रा, वो इन नवागतों का पता लगा सकती थी, और उस पर शोध का परिणाम होता कि यह अनुमान करना बहुत डिफिकल्ट था कि वो बिल्ली इन जो मोर के बच्चे हैं इनके साथ वो क्या करती थी। अब इसके बारे में सोचना बहुत कठिन था, तो वो उन मोर के बच्चों को अपने कमरे में ही रखती थी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, पर यह तो सर्वदा अपरिचित पक्षियों पर अंधकार चेष्टा का प्रश्न था। लेकिन उनको ये महादेव वर्मा जी को ही पता था कि ये जो बिल्ली है ये चूहों पर भी अटैक नहीं करती, लेकिन उन्हें ये डर था कि क्या पता ये क्या कर सकती, क्या कर ले। उसके लिए दरवाजा बंद रखें और यह दोनों ऐरे गैरे मेरी मेरी मेरा को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसे अभिमानी माजरी के लिए ऐसा ही कही जाएगा, ऐसा ही कहा जाएगा।
जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली में बड़े घर में पहुंचाया, और जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुओं ने पहले तो रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और चारों ओर घूमकर गुटर गु रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश जो थे सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से निरीक्षण कर रहे थे कि भाई अभी कौन आ गया। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश, मतलब इतने फर वाले वो खरगोश थे कि चारों तरफ वो उछल मुछल करने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। और उस दिन मेरे चिड़ियाघर में उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया कि आज हुआ क्या, हमारे घर में ये कौन आ गया। ये सारे जानवर बेचैन होकर देखने लगे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली बना हो। ठीक है, मतलब जैसे कि जो प्यूपा से तितली बना हो। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा पर भंगिमा में धूप छांव की तरंगें उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट हुआ। पूंछ लंबी हुई, पंखों पर चंद्रिकाओं पर इंद्रधनुषी रंग दिखने लगा। रंग सहित पैरों के को गर्वीली गति ने नई गरिमा रंजित की। मतलब अब मोर बड़े हो रहे थे, उनकी खूबसूरती बढ़ रही थी, उनके पंख आ रहे थे, ठीक है, उनकी गर्दन भी ऊंची होने लगी थी। और भंगिमा के साथ उसे नीचे का कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी पर शब्द सुनाना और क्रियाओं से सुकुमारता का सौंदर्य था। अब धीरे धीरे मोर के जो बच्चे थे जो अभी तक नकली लग रहे थे, धीरे धीरे वो मोर का रूप लेने लगे। उनके पैर सुंदर हो गए, उनके गर्दन सुंदर हो गई, उनके खूब सुंदर सुंदर मोर पंख आने लगे, सतरंगी रंग के। गति का चित्र नहीं आका जा सका, इतने जल्दी बड़े हो गए, होने लगे कि अब उन्हें ये डिफिकल्ट हो गया कि अरे इतनी जल्दी कैसे बड़े हो रहे हैं। समय ही नहीं लगा। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छां की गर्दन, हवा में चंचल कलगी, कलगी मतलब ये मोर के ऊपर के जो ये पार्ट है इसको कलगी कहते हैं। पंखों को की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उत्पत्ति सचारणील होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। अब उस मोर का जो गर्दन थी वो नीली रंग की थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रख दिया गया। और उसकी छाया के समान रहने वाली, मतलब उसके साथ हर पल रहने वाली मोरनी का नामकरण राधा हुआ। अब वो माधवी वर्मा जी कह रही कि मुझे ये ध्यान नहीं है कि कब नीलकंठ ने उसको अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। मतलब सबके बीच में, सारे जानवरों के पक्षियों के बीच में वो इतना फेमस हो गया। और कब वो सेनापति बन गया, बन गया, महादेव वर्मा जी को पता नहीं चला। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता। घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता कि कोई किसी को तकलीफ ना पहुंचा दे। कुछ गड़बड़ की तो तीखे चंचू प्रहार से चोंच से क्या करता, उसे मार देता, दंड भी देता। अब खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर लेटा था। उस पर जब तक कि आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लेटाए रखता। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का जो कर्णवेध संस्कार हो जाता था,
चुभता था, तो कर्ण मतलब कान छेदने का जो संस्कार रहता है उसको कहते हैं। वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते। अब दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम क्या हो गया, बढ़ता चला गया। ठीक है, वो कभी कभी उस बच्चों को दंड भी देता था और कभी कभी प्यार भी करता था। तो एक बड़े सेनापति की तरह वो परिवार के बड़े की तरह वो बिहेव करने लगा। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ सा खेल खेलते रहते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। अब जीव जंतु भाग इधर उधर भाग कर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निकलने का प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला हिस्सा तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा तो बाहर था। उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः वह सहज चेतना से समझ गया कि सांप ने फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतना प्रहार करके उसे सांप को अधमरा कर दिया, मतलब आधा मरा हुआ कर दिया। उसमें थोड़ी भी ताकत नहीं छोड़ी सांप में कि उड़ के वो भाग सके। पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा, मतलब अधमरा, मतलब बेहोश सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु उसका मंद केका से अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित करी थी। मतलब केका केका करके आवाज देके सबको ये कहा कि ये सूचना दी कि भाई कुछ संकट आया है। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका था, उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे अपने पंखों से क्या किया, उसे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को ही चुना है। यह उस पक्षी का रूप स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है क्यों चुना था, है ना। तब मयूर जो था वो कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। इसी कारण से बाज चील की श्रेणी में नहीं रखा जाता, उस जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। अब नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, लेकिन उसके अंदर मानवीकरण भी था, मानवता भी थी। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वो नाचता था, तब उसे नृत्य के सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाहिने क्रम घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। ठीक है। अब राधा नीलकंठ के समान नहीं नाचती थी, लेकिन उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर उसकी परिक्रमा करते हुए और घूमती रहती। अब नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, ये महादेव वर्मा जी कह रही हैं। लेकिन अचानक उनके घर में, मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही वो झूले से उतरकर आया और पंखों को सतरंगी मंडलाकार बनाकर और नृत्य की भंगिमा करने खड़ा हो गया। तब से नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गया, मतलब डेली का रूटीन बन गया। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि ही पहुंच जाता और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय विभूत हो जाता, मतलब उसी में खो जाता, मंत्र मुक्त हो जाता। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी, क्योंकि वो जब भी कोई भी आता तब वो अपने पंख फैलाकर खड़ा हो जाता। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर का खंड खंड कर सकता था,
उसी अभी कोई सांप आया तो उसने अपनी चोंच से मार मार कर उसे क्या किया, खत्म कर दिया। अब महादेव वर्मा जी जब अपने हाथ में उसे खाने के लिए कुछ चने रखती, तो उसी हाथ पर आके और अपनी चोंच से वो धीरे धीरे उन्हें उठाकर हंसी की मतलब खाता। अब उन्हें हंसी भी आती और उन्हें बड़ा आश्चर्य भी होता कि फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ना पड़ता। नीलकंठ और राधा भी सबसे प्रिय ऋतु तो उन दोनों का जो प्रिय ऋतु था वो क्या था, वर्षा थी। मेघों के उमड़ उमड़ आने से वे हवा के सहज आहट पर पा लेते थे, और जब उनकी मंद मंद कैका गूंजती तब तीव्र हो जाती, तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। मित्र के गर्जन के ताल पर ही तन्मय नृत्य का आरंभ होता। फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली उतनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट इतनी तेज तीव्र होकर नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, उनकी केका का स्वर उतना ही मंद्र मंद्र तर होता जाता, मतलब उतना ही वो और गाने जाते। वर्षा के थम जाने पर दाहिने पंजे पर दाहिना पंख पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर वो क्या करते, अपने पंखों को सुखाते। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच मारकर, चोंच से पी पी कर पंखों को गीला करने कर कर दूर करते रहते। इस आनंद आनंदोत्सव की रागनी के बेमेल स्वर जब कैसे बज उठता, यह भी करुण है। एक दिन मुझे किसी समय से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक दिया। इस बार उन्होंने एक पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, उन्होंने कहा। बड़े मियाँ विराल दाढ़ी सफेद डोरे कान में बांधी ऐनक को ध्यान से देख रहे हैं। अब देखो, अभी तक तो सब चीज बहुत खूबसूरती से चल रहा था, अब उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था, नीलकंठ और राधा के जीवन में, जो उनके जो प्रेममय जीवन था उस पर वो क्या था, एक ग्रह बन के आ रहा था। ठीक है, देखो कैसे बड़े मियाँ ने पैरों के पास जो मोरनी पड़ी है अनदेखा करना कठिन है। मोरनी राधा के समान ही है, उसके मूंजे में बांधे दो पंजों की उंगलियां टूटकर एकत्रित हो गई हैं, वो खड़ी ही नहीं हो सकती। बड़े मियाँ ने भाषण में फिर दौड़ाना शुरू किया, एकदम बोलते ही जा रहे थे। देखिए गुरुजी, कम तक चिड़ीमर ने बेचारी का क्या हाल कर दिया। बेचारी चिड़िया, ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो उसके सिर पर इसे पटक देता। अब अधमरी मोरनी को ले जाने के लिए कैसे कहूँ। सारांश यह कि 7 रुपए देकर उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। अब उन्हें पता नहीं था कि वो क्या लेकर आ रही है, मोरनी ला रही है जो उन्हें खुशी देगी या फिर दुख का वो बादल है। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने से महीने भर में वो अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मड़ी रही, लेकिन वह ईंट जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। जब उसे जाली घर में पहुंचाया गया तो नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव की भी कुब्जा प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, अब कुब्जा उनके साथ देखते ही मारने दौड़ती कि दोनों साथ में क्यों रह रहे हैं। उनसे वो जलती थी, ईर्ष्या करती थी। चोंच से मार मार कर राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता और वह उसके साथ रहना चाहती। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता हो पाती और न तो नीलकंठ के वह समीप किसी को भी आने देती। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मारकर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा गए। इस कलह कोलाहल से उसने
और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का क्या हुआ, अंत हो गया। अंडे तो नीलकंठ के भी थे, अब उसने मार दिए तो इधर राधा भी दुखी हो गई और नीलकंठ भी दुखी हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक दिन एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर नीलकंठ को महादेवी वर्मा जी पेड़ से उतारती हैं और एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने पर भी वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था। फिर वह चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती। भाई उसने अपना उसका जो परिवार बढ़ रहा था, उसने वो रुक गया, उसके दोनों बच्चे मर गए। या अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं आशा करती थी कि थोड़े दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा तो नीलकंठ अपने पंखों को पूंछ को फैलाकर धरती पर बैठा हुआ था। वो खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न बैठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर उसके पास अब नहीं मिल सका। न उसकी बीमारी हुई थी, न तो उसके रंग बिरंगे फूलों के तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। अब उन्होंने उसको शॉल में लपेटा और संगम पर ले गई और गंगा के बीच धारों में जब उसे प्रभावित की तो उसके पंख कैसे पूरे फैल गए और ऐसा लगा कि गंगा प्रतिबिंब हो रहा था कि गंगा का चौड़ा पाट जो है ना एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो चुका है। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिनों तक बैठी रही। वह कई बार भाग भाग कर लौट आया था। अब वो प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टिगत लगाए बैठी थी कि नीलकंठ अब आ जाएगा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ की खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल जाती और आम, अशोक, कचनार आदि शाखाओं पर नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली, जो एक कुत्ती एक डॉग थी उनके पास, उसका नाम था, वो सामने आ गई। स्वभाव के अनुसार कजली ने पर भी उसने चोंच से प्रहार किया, लेकिन कजली के 2 दांत उसके गर्दन पर लग गए। किसके? कुब्जान के गर्दन पे लग जाते। इस बार वह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे अब जो पक्षियों की जो प्रवृत्ति रही, इससे जो महादेव वर्मा जी थी उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया कि इन तीनों को तो वो बचा नहीं पाई ना उनके बच्चों को, लेकिन उन्होंने पक्षी प्रवृत्ति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में एकदम दुबली हो गई थी और आषाढ़ में जब आकाश में जब बादल छा जाते हैं तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका का तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो इसमें भी आपने देखा कि किस तरह से यह कहानी भी वियोग से ही अंत होती है। तो ये बहुत सुंदर कहानी थी, महादेवी वर्मा जी ने लिखी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है और हमारे चैनल पर ये सारे एनसीईआरटी के क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगे। 6th स्टैंडर्ड का सारा एमसीक्यू है। 7th स्टैंडर्ड का एमसीक्यू मैं 1 या 2 क्लास में पूरा कंप्लीट कराऊंगी। ऐसे ही 8th का भी मैं कराऊंगी, 9th और 10th का। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत सुंदर लगी होगी और मेरी क्लास पर अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।